Okay, listen everyone. बच्चे वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है हमारा टॉपिक, बट विल स्टार्ट विद द टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। क्या? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए तुम्हें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इधर देखो सभी, आपको पता है एक एटम के अंदर क्या होता है बच्चे? सेंटर में न्यूक्लियस। क्या होता है सेंटर में? न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस पूरे एटम के हिसाब से जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज व्हाट? इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं बच्चे? रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना? और इनके फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, शेल्स होते हैं। अबे तो मैं ऐसे ज्यादा ठीक लगूंगा, उसमें से क्यों देखना है? इधर देखो। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर देखो। कार्बन 6 12। दसो कितने प्रोटॉन है बच्चे? बताओ कितने प्रोटॉन्स हैं? There are 6 protons, electrons are 6 and neutrons are 6. ठीक? We take example of another element, argon. Number argon 18 40. Protons 18, electrons 18, neutrons 20. Neutrons 22. Neutrons 22. ठीक है, मतलब एक चीज सबको क्लियर है, या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर लगभग क्या होगा? बराबर, या न्यूट्रॉन एक आधा प्रोटॉन से क्या हो जाएगा बच्चे? ज्यादा। एक इतना दा एलिमेंट दसो जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन होता ही नहीं। टेल बच्चे। हाइड्रोजन। हाउ? हाइड्रोजन आल्सो व्हाट? प्रोटियम। प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, बट देयर आर नो न्यूट्रॉन। ये अकेला एग्जांपल है जहां पे न्यूट्रॉन का नंबर आपके प्रोटॉन के नंबर से क्या हो जाएगा? कम। अदरवाइज न्यूट्रॉन का नंबर आपके प्रोटॉन के नंबर से हमेशा क्या रहता है? ज्यादा, या फिर क्या रहता है? ठीक है, अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। किसकी? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एक सिंपल से टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हारी क्लास में टीचर आता है और ये वो तुम्हें डांटना, तुम्हें ये वो बोलना, और तुम्हें काम करवाना, और ऐसे कर लो और वैसे कर लो और ये कर लो और वो कर लो। तुम्हारे मन में ये चलता है 10 से 1 मिनट है, ज़्यादा ही एनर्जी है। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी कम होती रहेगी वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वही टीचर सेटल होते हैं। किसी टीचर का पीरियड फर्स्ट है और 8th है। फर्स्ट पीरियड में तो वो इतनी एक्टिवली सब कुछ करेगा, 8th तक आते आते ऐसा हो जाएगा बच्चे पढ़ना लगे। ऐसा ही कुछ होता है। तो हर चीज इस दुनिया में बच्चे वांट टू लूज व्हाट? वांट टू लूज एनर्जी। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट टू लूज एनर्जी एंड बिकम स्टेबल। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट टू लूज एनर्जी एंड बिकम स्टेबल। वो वैसे ही बंद है बच्चे, चल रहा है, टेंशन मत लो। लोकेश, आप टेंशन मत लो। इज इट क्लियर बच्चे? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जितने भी आपके न्यूक्लियस हैं, अगर बाय चांस उनमें हल्की सी अनस्टेबिलिटी, आप बताओ इनमें अनस्टेबिलिटी क्यों होगी? किस वजह से अनस्टेबिलिटी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के बाहर है। एक न्यूक्लियस अनस्टेबल किस वजह से हो सकता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, है ना, मैं नहीं रहना तेरे नाम, है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कहता है मुझे नहीं रहना तेरे साथ, न्यूट्रॉन कहता है मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ। प्रोटॉन कहता है तुम जा, न्यूट्रॉन कहता है तुम जा। जाएगा कौन? जाएगा कौन? कोई भी। दोनों का नंबर क्या है? बराबर है। अगर न्यूट्रॉन 2-4 ज्यादा भी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कब आती है? ये अनस्टेबिलिटी की कंडीशन कब आती है? जब नंबर ऑफ क्या बच्चे? न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाए? कुछ ज्यादा ही डिफरेंस हो, है ना। ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम 92 to 34। बताओ इसमें सारे बच्चे करो। इवन द ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। करो कैलकुलेट बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दिस। कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? नजगुल जी कॉपी पे करना पड़ेगा।
सबसे पहले प्रोटॉन निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 92, इलेक्ट्रॉन विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन 92, एंड व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 234 minus 92. I think so the answer will be 144. Is there a large difference between number of protons and neutrons? Is there a large difference between number of protons and neutrons? Yes. ये 92 है, ये 144 है. हम तो बात कर रहे थे 1 2 की, है ना? 142 नब्बे में बताएगा. बच्चे आप टोल्ड लो दैट बारिश आ रही है तो कर लो. तुम्हें सुनाए? You have phone with you? Who has a phone? बंदाज. इसका फोन लो और घर पे फोन करो कि हम लोग पहुंच गए. मैंने मैसेज किया कि वो लोग नहीं है. Okay. Is it clear बच्चे? Number of neutron is less than number of more than number of protons और बहुत बड़ा डिफरेंस है. जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तब क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियस हल्का सा क्या हो जाता है? अनस्टेबल. हल्का सा क्या हो जाता है? अनस्टेबल. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कम है, न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती. क्या नहीं रहती? स्टेबिलिटी नहीं रहती. इसका मतलब इस न्यूक्लियस से क्या बाहर निकलेंगे बच्चे? रेडिएशन. क्या बाहर निकलेंगे? रेडिएशन. और रेडिएशंस के साथ साथ और कौन बाहर निकल सकता है? पार्टिकल्स. कौन बाहर निकल सकता है? पार्टिकल्स, है ना? और इन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी? वेरी वेरी. क्या एनर्जी होगी? वेरी वेरी. देखते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स निकलेंगे. तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखो. इट इज a phenomenon of emission of spontaneous and highly energetic radiations from a nucleus of an atom. From a nucleus of an atom. Is it clear? Okay, right. Cause of radioactivity. आपके पास है cause. क्या लिखोगे cause of radioactivity? Large difference between number of protons and neutrons in the nucleus. Large difference between number of protons and number of neutrons in the nucleus. जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बहुत डिफरेंस आ जाए दोनों में तो बच्चे क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी. क्या होता है बच्चे? रेडियो एक्टिविटी. और रेडियो एक्टिविटी जब होगी तो एक न्यूक्लियस क्या रेडिएट आउट करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा. एनर्जी रिलीज करूंगा बच्चे, धीरे करके उसकी आप दी एनर्जी की हो जाएगी कट. जब उसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? स्टेबल, रिलैक्स होगा. इज इट क्लियर बच्चे? ठीक है. अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस से कौन कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं. शायद तुमने 8th में पढ़ा था अल्फा बीटा गामा, है ना? तो सबसे पहले हम लेके एग्जाम्पल चलते हैं. जो सबसे पहला पार्टिकल न्यूक्लियस से निकल सकता है उसका नाम है बच्चे अल्फा पार्टिकल. क्या नाम है इसका? अल्फा पार्टिकल. न्यूक्लियस के स्टेबल होने का तरीका, है ना? एक हो रहा है न्यूक्लियस टूट के कितने बन सकते हैं? 2, है ना? 2 न्यूक्लियस इकट्ठे होके क्या बन सकते हैं? 1. टूटते हैं तो क्या बोलते हो? न्यूक्लियर फिजन. इकट्ठे होते हैं तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना? तो ऐसी चीजें चलती रहती है. लेकिन आप एक बात फिजन में देखते हैं, एक न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से क्या बाहर रिलीज करता है? अल्फा. क्या बाहर रिलीज करता है? क्या रिलीज करता है बाहर? अल्फा. अल्फा का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है बच्चे, जो न्यूक्लियस है, सुनो ध्यान से, अल्फा जो पार्टिकल होता है इसका बच्चे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव. कितना होता है? 2 पॉजिटिव. और इसका जो मास होता है बच्चे वो होता है 4 यूनिट्स.
अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2 पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास है 4 यूनिट्स। क्या मास है जिसका? क्या मास है इसका? 4 यूनिट्स। क्या मास है बच्चे? बोलो मास 4 यूनिट्स। कितना मास? 4। अब आप लोग मुझे बताओ कि न्यूक्लियस में से जब अल्फा पार्टिकल निकला है तो न्यूक्लियस में से क्या चीजें निकली हैं? कोई कॉम्बिनेशन बताओ भी, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर ताकि अल्फा पार्टिकल बने? एक बताओ, समझ आई बात? मतलब आपके पास एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, आपको बताना है कि कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन या कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ताकि ये कॉम्बिनेशन बन जाए। बताओ भी, पहली पॉसिबिलिटी 2 प्रोटॉन्स निकल गए तो चार्ज हो गया 2 पॉजिटिव और मास हो गया 2 यूनिट्स। थ्योरी फेल हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन्स का चार्ज 2 पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज होता ही नहीं है, और 2 और 2 कितना मास हो गया? 4 यूनिट्स। चलो वेरी गुड, सीधा मैथ्स कर गया। अल्फा बाहर निकल रहा है सर, जे प्रोटॉन काटते हैं अपन क्या का फिर निकाल लो किसी? नहीं, वो बात की बात है, वो तो सही बात। एक बार इसका कॉम्बिनेशन बताओ ना अल्फा के लिए। कोई और है? जर्मन के मन में आ रहा है कि 4 प्रोटॉन इकट्ठे भी तो आ सकते थे, लेकिन चार्ज क्या हो जाता? 4 पॉजिटिव, मास होता 4 यूनिट्स, तो क्या सेटिस्फाई नहीं होगा? चार्ज सेटिस्फाई है ना। या फिर इसलिए के मन में आ रहा है कि सर 4 न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो बच्चे न्यूट्रॉन का चार्ज होता ही नहीं। ठीक है, गलत सोच रहे आप। इज इट क्लियर? ये सिनाजी क्लियर है? लवप्रीत, ये समझ आ गई? क्लियर? इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जब बाहर निकला है तो वो क्या बाहर निकले हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है जी, इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है इससे तो बताओ। नहीं लिखा है अल्फा पार्टिकल का चार्ज लिख लिया 2 पॉजिटिव, मास लिख लिया 4 यूनिट्स। ठीक है, लिखो व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी लेंगे अभी। When alpha particle is emitted out of the nucleus, 2 protons and 2 neutrons are released. 2 protons and 2 neutrons are released. 2 proton and 2 neutrons are released. 2 protons and 2 neutrons are released. क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? Atomic number decreases by 2 and mass number decreases by 4. सही लिखा है? यस, सही लिखा है? 2 प्रोटॉन निकल गए तो एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया? 2। और एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने निकल गए? 4। तो कितने बार निकल गए? 4। मतलब अगर मेरे पास एक SX पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A, और अगर इसने अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिया, क्या बाहर निकाल दिया? अल्फा पार्टिकल, जिसके बेस में हम क्या लिखेंगे? 2, और ऊपर हम क्या लिखेंगे? 4, है ना, क्योंकि चार्ज होता है 2 और मास होता है 4, मतलब 2 प्रोटॉन है इसमें, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं? 4। बताओ Y क्या बनेगा? Y का बताओ मास नंबर कितना होगा? A माइनस 4, और एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z माइनस 2। तो ये X से कौन सा पार्टिकल बन गया? नया पार्टिकल बन गया, नया एटम बन गया Y। डाल्टन की थ्योरी याद है लास्ट ईयर? एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ये देखो आपने नया एटम बना दिया, हमने नहीं बनाया, ये तो नेचुरल फिनोमेनन है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? तो जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है बाहर, तो ऊपर कितने पार्टिकल्स कम हो गए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 4, और नीचे कितने कम हो गए? इज इट क्लियर बच्चे? अच्छा, अगर ये 2 हो जाते अल्फा, तो ऊपर क्या हो जाते? 8, नीचे क्या हो जाते? 4, 3 हो जाते। तो ये अल्फा पार्टिकल कब तक निकलते रहेंगे? जब तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर या कोई स्टेबिलिटी दोनों में ना हो।
समझ आ गई? लोकेश का क्वेश्चन है कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बाहर निकल रहे हैं दो दो करके, इसका मतलब वो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना उतना भी। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए तो डिफरेंस तो फिर उतना ही हो गया। एक 142 था, एक 92 था, तो दो निकल गए, 140 और 90, डिफरेंस अभी भी उतना है। 138 और 88, डिफरेंस अभी भी उतना है ना। लेकिन चलो देखते हैं आगे, हो सकता है कुछ और पार्टिकल्स निकले जिससे हमें थोड़ा दोनों में बैलेंस बने। अल्फा पार्टिकल क्लियर है? न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आए? न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर किससे कम हो गया? 2 से। और मास नंबर कितना कम हो गया? 4। कितने प्रोटॉन्स रिलीज हुए? 2। कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए? 2। इजी है, ठीक है, क्लियर है बच्चे? हो गया ये नोट? ओके। अगला पार्टिकल लिखो बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, ये बीटा को रे भी बोलते हैं। बीटा पार्टिकल भी, और बीटा को क्या बोलते हो आप? रे भी। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं इसको, ये है सिंबल इसका, बीटा पार्टिकल, बीटा रे। बीटा जो पार्टिकल है इसका चार्ज है बच्चे -1 और इसका मास है 0 या नेग्लिजिबल। बताओ बीटा पार्टिकल किसका बना हुआ? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, शाबाश। विल क्लास फॉर लोकेशन एवरीबॉडी बच्चे खुश हो रहे हैं, खुश भी हो रहा है लोकेश कि मैंने सही आंसर बताया। बताओ। सिर्फ प्रोटॉन को तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का कुछ चार्ज नहीं है। जो मर्जी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताओ। एक पार्टिकल है जिसका नेगेटिव चार्ज है और मास 0 है, ऐसे पार्टिकल का नाम बताओ। तुम भी ताली बजवाएगा अपने लिए। चलो, 2 बच्चे इकट्ठे कह रहे हैं तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? तुम लोग तो सारी थ्योरीज फेल कर रहे हो। जैसे तो प्रोटॉन का टेयर है, फिर जेडे मुझे इलेक्ट्रॉन की क्वेश्चन में तो कटे तो फिर जान भी बाहर आप इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा बाहर? इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। रेडियो एक्टिविटी किसका फिनोमिनन है? न्यूक्लियस का। बाहर वाले तो पहले ही चले जाते हैं। सर मतलब उन्होंने जो न्यूक्लियस जेडे पुल ले गए इलेक्ट्रॉन तो कटे ही है ना कि अपन जो समझ गया मैं तेरी बात। आप कह रहे हो भी प्रोटॉन अल्फा में निकल गए प्रोटॉन, हो सकता है अल्फा निकला ही ना हो, पहला पार्टिकल ही बीटा निकल रहा हो, तो प्रोटॉन तो कम हुए ही, उनमें ही प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रॉन जादू है। कोई और पार्टिकल सोच लो यार, नेगेटिव चार्ज और 0 मास हो, अपने को इलेक्ट्रॉन लिखना ही ना पड़े। क्यों इसके पीछे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन? नहीं है कोई पार्टिकल, नहीं है ना, पढ़ा ही नहीं हमने ऐसा कुछ। तो बच्चे अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? डाउट है कहां से आया इलेक्ट्रॉन? ध्यान से सुनना। बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन बाहर निकालता है। क्या बाहर निकालता है? क्या बाहर निकलेगा? न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन जल्दी से टूट के और बना लेगा एक ऐसा पार्टिकल X जिसका चार्ज होता है 1 पॉजिटिव और मास होता है 1। समझ आए? न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है दोस्तों? 0। और मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? न्यूट्रॉन टूट गया और ऐसा पार्टिकल न्यूट्रॉन ने बना लिया जिसका मास 1 है और चार्ज है 1 पॉजिटिव। और दूसरा पार्टिकल Y, बताओ Y का मास कितना होगा? न्यूट्रॉन का मास 1 था, X का मास 1 है, तो Y का मास क्या हो गया? 0। Y का मास क्या हो गया? 0। अगर न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, X 1 पॉजिटिव है, तो न्यूट्रॉन 0 होने के लिए Y क्या होना चाहिए? 1 नेगेटिव। Y क्या होना चाहिए? 1 नेगेटिव। समझ आई? न्यूट्रॉन ने टूट के, ये होता है, जो हो रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। न्यूट्रॉन ने टूट के, है ना, डिसइंटीग्रेट होके क्या बनाया बच्चे? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। क्या बना दिया? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर और प्रोटॉन वापस किस में चला जाएगा? न्यूक्लियस। किस में चला जाएगा? न्यूक्लियस में। क्या इससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कम होगा? होगा। ज्यादा डिफरेंस था, न्यूट्रॉन एक क्या हो गया? कम। प्रोटॉन एक क्या हो गया? ज्यादा, है ना। तो न्यूट्रॉन तो 142 से कितना आ गया? 141।
प्रोटॉन 92 से कितना हो गया 93। अगर बीटा पार्टिकल से निकलते रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो सकते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा। समझ आई बच्चे? देखो कोई भी ऐसी चीज जिसका मास 1 यूनिट है, मतलब 1.26 × 10⁻⁴ करते हैं ना अपन, जो भी एटॉमिक मास यूनिट है, कोई भी ऐसी चीज जिसका 1 यूनिट मास और पॉजिटिव चार्ज है, वो चाहे जो मर्जी चीज हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। इसीलिए H पॉजिटिव को क्या बोला जाता है? बताओ, H पॉजिटिव को क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। क्योंकि H पॉजिटिव का चार्ज कितना है? 1 पॉजिटिव, मास है 1 पॉजिटिव और 1 चार्ज को क्या बोलते हो आप? प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव को आप क्या बोलते हो? प्रोटॉन। समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है कंफ्यूज हो जाता है। बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो कौन निकलता है बाहर? न्यूट्रॉन, जो कि टूट के क्या बनाता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ विच पार्टिकल बच्चे? इसको क्या बोलते हो आप? बीटा पार्टिकल। इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो तो वो आपके जो बाहर वाले फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि बाहर वाले निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज एक बार इसको कॉपी करो फिर आगे करो इसको कॉपी। जो एक पार्टिकल यूज हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाला और जो इलेक्ट्रिक शेल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲ ਦੇ बहुत एनर्जी और शेल में कोई इलेक्ट्रॉन पास तो चिपके तो जाएंगे, कोई पीछे से निकल जाएगा। रिपल्शन से भी तो निकल जाएगा, पीछे नहीं जा सकता वापस न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से निकला है, न्यूट्रॉन जा रहा है, जाते हुए। हाँ जी बच्चे, हो गया ये कॉपी हो गया। ये चेंजेस इन न्यूक्लियस बता रहा हूँ मैं सब कुछ। ठीक है, अब लिखो चेंजेस इन न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल निकलने, बीटा पार्टिकल निकलने की वजह से क्या हुआ? एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस। बीटा पार्टिकल निकला तो बताओ एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस पड़ा है? बताओ प्रोटॉन नंबर क्या हुआ है? इंक्रीज हो गया। यस क्या हुआ है? प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कितने से? इंक्रीजेस बाय 1। अब बताओ मास नंबर डिक्रीज मास नंबर सेम किवें सर क्योंकि जड़ा एक बड़ा और एक कम हो गया है ना, मतलब न्यूट्रॉन कम हुआ लेकिन प्रोटॉन ऐड हो गया। मास नंबर का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा करना। समझ आ गई? मतलब मास नंबर था हमारे पास बाय चांस जैसे ए, न्यूट्रॉन चला गया तो एक कम हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन का क्या बन गया? प्रोटॉन, तो एक वापस आ गया, तो रहा क्या? सेम का सेम। मतलब if X is A and Z and if it loses a beta particle, what it does बच्चे? It forms Y और Y का होगा, इस पे क्या लिखूं बताओ? नीचे क्या लिखूं? क्या लिखूं नीचे? सर नेगेटिव या जीरो मास है ना, 1 नेगेटिव 0 मास, तो A पे हो जाएगा बाय A का A रहेगा और Z क्या हो जाएगा? Z प्लस क्या हो जाएगा? Z प्लस। समझ आ गया? ओके। X और Y आपस में एक रिश्ता है इनका, मासी के बेटे हैं, चाचा का। चल लेगा। हाँ जी बताओ क्या रिलेशन है इनका आपस में? मास नंबर सेम है तो क्या बोलोगे इनको? दो लोग इक्वली आइसोबास। दो लोग इक्वली दुखी हो तो क्या बोलते हैं उनको? पति पत्नी बोलते हैं ना, बराबर दुख हो दोनों को। हाँ जी, इनको क्या है बताओ प्रदीप? आइसोबार्स। क्या बोलते हैं इनको? आइसोबार्स। मास नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर इज, अगर एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, तो इनको क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। समझ आ गया बच्चे? अल्फा बीटा समझ आ गया? बीटा पार्टिकल निकलेगा तो अब न्यूक्लियस से या तो अल्फा निकल सकता है या बीटा, या फिर ऐसे होगा पहले 10 पार्टिकल अल्फा निकल गए, हो सकता है उसके बाद बीटा निकल जाए, इकट्ठे नहीं आ सकते है ना। या तो न्यूट्रॉन बाहर निकलूगा या न्यूट्रॉन टूट के की बनाऊंगा बच्चे, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर?
So we'll proceed to the next part. चलो नेक्स्ट देखो गामा पार्टिकल्स. गामा पार्टिकल्स. गामा पार्टिकल्स. गामा पार्टिकल्स. नो चार्ज, नो मास. ठीक है. रेडिएशन. गामा पार्टिकल्स. गामा रेज पढ़ी थी अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. पहली रेज वो यही रेज है. ठीक है. गामा रिप्रेजेंट बाय दिस. गामा रेडिएशन से कोई पार्टिकल्स नहीं है. क्या है? नो मास एंड नो चार्ज. तो कौन से पार्टिकल्स हैं? कुछ पार्टिकल्स है ना. रेडिएशन से ही है. तो अगर एक्स ए जेड है, इससे अगर गामा रेडिएशंस निकल रही हैं तो वाई क्या बनेगी? ए और जेड. मतलब एक्स का क्या रहा है एकदम से? एक्स ये सिर्फ एनर्जी क्या हो रही है उसकी का. तो गामा रेडिएशंस किसके साथ निकलती है? अल्फा और बीटा के साथ, है ना. गामा रेडिएशन जो है ये अल्फा बीटा के साथ निकल सकती है. अल्फा के साथ रेडिएशंस निकल सकती है, बीटा के साथ रेडिएशंस निकल सकती है. विकास हाँ जी नहीं, बस लेके जा सकते हो. गिरा मत देना इसको. समझ आ गई? ठीक है बच्चे. इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. बेटा यू विल वॉच द वीडियो. ओके, आई विल सेंड द लिंक बाय 6 o'clock 7 o'clock, so you will watch it again and you will write it on the board. Okay, is it clear? Any problem in this please ask. ये क्लियर है बच्चे? ठीक है. तो हाँ जी, रेडिएशन. दिस सूरज की रेडिएशन. सर ये बनी कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन. ठीक है. सुनो. ओके, लिसन केयरफुली एवरीवन. सॉल्व करो. ये आपके पास एक x है 92 234 है. इससे आपने अल्फा पार्टिकल निकाला और y बना है बच्चे. The students who are watching it online will pause the video and you will also solve it. I'll see it on your copies. जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके साथ मैच करना चाहिए एक एक चीज. बताओ. Fill in the blanks. Do it. Let's see what you do. When alpha is given out, mass number decreases by 4, atomic number decreases by 2. Beta particle is given out, mass number remains same, atomic number increases by 1. है ना. डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज. ओके अनमोल बोलो आंसर बच्चे. 230. वेरी गुड. 30. 4 कम होगा बच्चे. 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जाएंगे. अनमोल हैज गिवन दिस आंसर. ओके नेक्स्ट. 230 बीटा गिवन आउट. 230 and this will be 91. This will be 91. बच्चे you will watch it online, okay? So we'll continue again. 234, 92, 230, 90, 230, 90 का. Is it clear बच्चे? Is it clear? Any problem? तो हम एक बार देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से कुछ हुआ है या नहीं हुआ. यहाँ गैप कितना था बच्चे? 142. Yes or no? But here the gap has reduced to 1. बोलो. नहीं कोई फर्क पड़ा? स्टेबिलिटी का पड़ेगा. 3 का डिफरेंस कम हो गया है ना. लेकिन एक अल्फा थोड़ी निकलता है. जब निकलते तो कितने निकलते हैं? बहुत सारे. तो जितने सारे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, जितने सारे बीटा पार्टिकल निकलेंगे, ये गैप कम होता रहेगा. और जितना गैप कम होगा उतना एक सब्सटेंस रेडियो एक्टिव क्या हो जाता है? रेडियो एक्टिव क्या हो जाता है? उसे कम रेडियो एक्टिव. इज इट क्लियर? अल्फा बीटा गामा का क्लियर है बच्चे? अल्फा बीटा और गामा आपके हिसाब से बताओ इन तीनों पार्टिकल्स में से बच्चे इसकी एक्सरसाइज है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. रेडियो एक्टिविटी चैप्टर की एक्सरसाइज है. उसमें जो मैंने ये एग्जांपल दिए, ऐसे एग्जांपल्स के 3 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, जिसमें x y z दिया हुआ है. तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं.
प्लीज रिक्वेस्ट है वो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। समझ आ गई? 10 मिनट लगेंगे। इधर देखो बच्चे, ध्यान दो। लेट्स सी व्हाट यू डू नाउ। करो इसको सॉल्व। रिवर्स है अभी, रिवर्स है। करो इसको, कैसे सॉल्व करो? पहले डायरेक्टली कर लो, फिर मैं तरीका बता दूंगा। मतलब x से बीटा निकला है, y से अल्फा निकला है, लेकिन आपको सिर्फ लास्ट पार्ट दिया, अभी z बना है जो उसका ये नंबर है। लेट्स सी योर कॉमन सेंस। y से अल्फा निकला है, x से बीटा निकला है। रिवर्स हो जाएगा, जिसे माइनस कर रहे थे वो प्लस हो जाएगा, जिसे प्लस कर रहे थे वो माइनस हो जाएगा। बस ये ध्यान। बढ़िया, बताओ। इधर देखो, इनायत लवली देखो बच्चे, 226 से 226 बना तब जब अल्फा बाहर निकला, मतलब कितने माइनस होके गया इधर 4, तो वापस जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? प्लस 2 30। ठीक है, डिफरेंस देख लो दोनों का। अल्फा में इधर आया तो -2, वापस गया तो +2। ठीक, बीटा में तो वापस जाने से नो चेंज, लेकिन ये एक ऐड होके आए तो रिवर्स जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्या आएगा? 85। बीटा बनता है तो 1 ऐड होता है, वापस जाओगे तो 1 क्या हो जाएगा? 17। इसका एक और तरीका है, आई प्रैक्टिस। इक्वेशंस आपके उसमें है बच्चे, ध्यान देना उस पर। ठीक है, बुक के अंदर इक्वेशंस है। सी केयरफुली, इफ दिस इज x एंड दिस इज x तो नहीं ले सकते, a ले लेते हैं। a एंड दिस इज z, से नहीं, z भी आ गया, a और b। ठीक है, अगर ये a और b है तो y के ऊपर क्या आएगा? a का a आएगा और b के साथ क्या आ जाएगा? +1। क्या आ जाएगा? +1। क्या आ जाएगा? +1। ओके, z के ऊपर क्या आएगा बताओ? a माइनस बोलो 4 और b के साथ b +1 -2। ये क्लियर है या नहीं? b से b+1 बिकॉज ऑफ बीटा, b+1 से अल्फा गया तो b+1 -2, a से a क्योंकि बीटा है नो चेंज, और a से a -4 बिकॉज इट इज व्हाट? इट इज अल्फा। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे बताओ? ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगी? ये भी क्या हो जाएंगी? a की वैल्यू कितनी आ गई इससे? 230। दिस इज 230 एंड दिस इज आल्सो b+1 -2, so 84 is b-1। ये इधर आके क्या हो जाएगा? 85। तो b की वैल्यू है 85, ये 85 + 1 ये क्या हो गया? 86। ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा अगर पेपर में आ जाए। ले, ठीक है बच्चे, अगर 2 नंबर में आ जाता है, वैसे आता है तो कोई इशू। ठीक है, तो आपकी फिजिक्स की बुक के अंदर एक्सरसाइज है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर की। ठीक है, लास्ट चैप्टर है आपकी फिजिक्स बुक का, उसमें आप देखो रेडियो एक्टिविटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये सब चीजें मिलेगी। ठीक है, चलो एक और चीज करते हैं। मेरे पास जयदीप में ऐसे ज्यादा अच्छा लगूंगा बच्चे, उसमें से क्यों देख रहे हो? इधर देखो, मुझे कोई शर्म नहीं है ये वीडियो वाली। यार आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, रेडियम है, कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इससे रेडिएशंस निकलेंगी। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा। चलो लेट्स सी हाउ यू रिकॉग्नाइज दीज। इनके नाम है A, B एंड C। बताओ। ए सर
ए, बी और सी। ए अल्फा, बी गामा और सी बीटा। एनी अदर आंसर? बी कौन है पहले तो? बी का आंसर बी। क्यों? सर क्योंकि चार्ज नहीं है। गामा हैज नो चार्ज, गामा हैज नो चार्ज, नो चार्ज। सो व्हाट विल हैपन? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाए बैठे रहो, गामा क्या करेगा? गामा का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इट विल गो स्ट्रेट, इट विल गो स्ट्रेट। क्वेश्चन आया बोर्ड्स के अंदर, ये बहुत बार स्कूल के पेपर्स में क्वेश्चन आया है, गामा रे क्या जाएगी? बिल्कुल सीधी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब ए और सी का कैसे पता चलेगा? ए कौन सी है? अल्फा। कैसे पता चला अल्फा? क्योंकि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया? नेगेटिव। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया? नेगेटिव की तरफ। और यही अगर सी की बात करो तो सी कौन सा होगा? बीटा। क्यों? क्योंकि सी किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया? पॉजिटिव। इसी तरफ अट्रैक्ट हो गया पॉजिटिव। दोनों फैक्टर है। जे इसको नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है तो इसको पॉजिटिव क्या कर रही है? रिपेल। पॉजिटिव क्या कर रही है? रिपेल। ये मुझसे यहाँ गलती से बन गया, ये बाहर आके मुड़ेंगी, समझ आ गई? इसके अंदर ये बिल्कुल सीधी चलेंगी तीनों रेस। ये ठीक कर ही लेते हैं आप इसे। ये जो भी हमारी रेज है ये बिल्कुल सीधी जाएंगी अंदर से। ये कहां जाके मुड़ेगी? सिर्फ बाहर जाके। C is attracted towards positive plate, but also the negative plate or negative field it repels C. तो दोनों फैक्टर है, अट्रैक्शन भी है और साथ में क्या है? रिपल्शन है। सर ए अपने बीटा है नहीं ना? A is alpha, positive is attracted towards negative, and negative is attracted towards positive. ठीक है बच्चे? अब मैंने A और C का लेवल ऐसे क्यों बनाया? किसको जल्दी मोड़ दिया मैंने? A को या C को? C को जल्दी मोड़ दिया, क्यों? क्या दुश्मनी है मेरे C से? ये कोई फर्क नहीं पड़ता। वेवलेंथ का डिफरेंस है, ओके। और कोई चीज बताओ? सर ज़्यादा चार्जिंग मेमोरी चार्ज हो गया सर, Heavily जल्दी charged. जल्दी करनी होगी। Okay, heavily charged. If there are two people, one is of 20 kg, the other one is of 100 kg, दोनों आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। इमेजिन कर लो स्कूल का कोई बच्चा, एक बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा, आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। किसकी डायरेक्शन चेंज सबकी हो जाएगी? पतले वाले की, मोटे वाले की? है ना, पतले वाले। क्यों? मास क्या है? कम है। बीटा और अल्फा में से किसका मास कम है? अल्फा का मास क्या है? 7। बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ तो अल्फा का इनर्शिया भी होगा। मास की वजह से कुछ क्या होगा? उसका इनर्शिया। अल्फा मूव कर रहा है तो जितना ज्यादा मास होगा उतना वो ज्यादा दूर जाएगा और फिर जाके आखिर उसको मुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। बीटा में ऐसा नहीं है, हल्का सा पार्टिकल है, चार्ज है, साथ के साथ क्या है। समझ आ गई बच्चे? अल्फा पार्टिकल्स लेट क्यों डाइवर्ट होते हैं? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स हैव मास। बीटा से तो कितने गुना ज्यादा मास है इसका? 4 यूनिट मास है। बीटा का मास क्या है? नेग्लिजिबल है ना। अगर 1 यूनिट मास भी होता बीटा का तो भी बीटा से कितना ज्यादा था? वो 4 टाइम्स है। इनर्शिया बीटा से कितना ज्यादा है? 4 टाइम्स ज्यादा है। तो बीटा अगर यही मुड़ जाएगा तो इससे 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे जाके मुड़ेगा। लेकिन बीटा का मास 1 यूनिट तो है ही नहीं, उससे भी कम, नेग्लिजिबल ही है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1000 गुना हल्का होता है किससे? प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1/1837 होता है, तो नियरली हम लेके चलते हैं 1000 टाइम इट इज नियरली लाइटर देन प्रोटॉन। यहाँ 4 प्रोटॉन है ना, तो कितना उसका कम हो जाएगा वजन। तो बच्चे आप यहाँ देखोगे कि अल्फा इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज एंड बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। बीटा इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड अल्फा gets turned late because of its mass, and beta it will get deflected first because it has mass. Is it clear? समझ आ गया? अल्फा बीटा गामा समझ आ गया? अच्छा, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है गामा, सबसे कम होती है अल्फा। अल्फा पार्टिकल आप एक पेज से रोक सकते हो, बीटा पार्टिकल एक पेज से पास कर जाएंगे, आपको एक लकड़ी की शीट चाहिए उससे रोक सकते हैं। गामा पार्टिकल एक लकड़ी से नहीं रोक सकते, आपको थिन एल्यूमिनियम शीट चाहिए, थिन लेड शीट चाहिए या कंक्रीट वॉल्स। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा निकलने वाली रे कौन सी है बच्चे? गामा है ना। सूरज से भी तो अल्फा बीटा चले होंगे, है ना, चले होंगे। अल्फा बीटा हमारे तक पहुंच ही नहीं पाए होंगे, है ना, पहुंच ही नहीं पाए हमारे तक। कौन हमारे तक पहुंच पाए?
गामा तो पहुंच गया हमारे पास, हमें पता है गामा होता है, बीटा पार्टिकल्स भी आते हैं, ऐसे कोई नहीं है कि नहीं आते। मैं वैसे देखो हम अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं कर रहे, एक जनरलाइज कर रहे हैं, ताकि कहते हैं ना वो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ज़्यादा दिमाग को कहते हैं कंफ्यूजन से ना बने। तो एक सिंपल सी बात है, गामा गेट्स लीस्ट डेविएटेड एंड इट हैज मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। अल्फा इट गेट्स डेविएटेड, है ना, मोस्ट तो नहीं कह सकते एक तरह से, बट चलो दोनों तरफ है। हाँ, पेनिट्रेशन पावर अल्फा का क्या है? ठीक है सर हम ने अजूम करेंगे सर रेज है क्या भी बोले जाता है? सर मतलब वो भी यूवी रेज भी होती है सर। नहीं, यूवी रेज सारी कहाँ होती है, सारी ब्लॉक कहाँ होती है, यूवी रेज भी आती है, गामा रेज भी होती है, ऐसे नहीं है कि सारी गामा रेज आप तक पहुँच गई, सारी पहुँचती तो आप वही है ना, प्रॉब्लम्स आ जाती है, आती है, यूवी है, गामा है, लाइट रेज है, बट एटमॉस्फेयर है वो कुछ ना कुछ तो ब्लॉक करता है ना हर एक रेडिएशन। इंफ्रारेड है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एकदम से धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, और एकदम से क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत है इसमें? रेडियो एक्टिविटी समझ आया? एक न्यूक्लियस से क्या निकलती है, रेडिएशन। अब ये रेडिएशन हमारे लिए क्या है बच्चे, बहुत ज़्यादा डेंजरस, हमारे लिए क्या है ये, बहुत ज़्यादा डेंजरस, लेकिन हम इनको यूज़ कर सकते हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज़। आपको पता है डॉग वॉज नो लेस देन अ लायन, अ टाइगर। डॉग इज अ कार्निवोरस एनिमल, उसको भी मांस खाना है ना, तो आपका मीट और किसी और जानवर का मीट, उसके लिए क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन मैन ने क्या किया, डॉग को क्या कर लिया, टेम कर लिया, अपने लिए क्या कर लिया, यूज कर लिया। हम ह्यूमंस इतने स्ट्रांग है कि धरती पे जितने फिनोमिनन्स हैं हम उनको अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। ये इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ट्यूशनें रोज इधर उधर हो रही है ना, प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं, वैसी बारिशें आ रही है, तो ये इसी वजह से हो रही है, क्योंकि हम नेचर के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी नहीं चल रही है। बट ये ज़रूरी भी है एडवांसमेंट के लिए, जब तक आप जितने भी नेचुरल फिनोमिनन्स हैं इनको अपने हाथ में नहीं लोगे तब तक आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई हमने, है ना, टेलीकम्युनिकेशन है, सैटेलाइट्स है हमारे पास, ऐसे बच्चे जो रेडियो एक्टिविटी है इसमें एनर्जी निकल रही है और बहुत ही ज़्यादा, करोड़ों जूल्स एनर्जी निकल रही है। कितने न्यूक्लियस से, छोटे से न्यूक्लियस से, आप उस एनर्जी को क्या कर लो, यूज कर लो। उस एनर्जी से किसको हीट करो, पानी को, पानी से क्या बनाओ, स्टीम, स्टीम से क्या चलाओ, टरबाइन, टरबाइन से क्या प्रोड्यूस होगी, जनरेटर चलेगा, जनरेटर से क्या प्रोड्यूस होगी, समझ आ गई। पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई, है ना, पड़ोसी के साथ लड़ाई हो गई, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मारो पड़ोसी के घर, इतनी सारी एनर्जी है, रेडिएशंस निकलेगी, है ना, और पड़ोसी का घर क्या हो जाएगा, आपदा भी होगा, अपना भी हो जाएगा, है ना। तो देखो यूज तो इसका भी है, इससे क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्या बनाते हैं इससे, न्यूक्लियर। अगर एक न्यूक्लियस है ना, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, उसको रेडियो एक्टिव कैसे बनाए, मारो न्यूट्रॉन उसके अंदर, जब उसके अंदर न्यूट्रॉन मारोगे, न्यूट्रॉन मारते ही वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होते ही वो क्या बाहर रेडिएट आउट करेगा, क्या रेडिएट आउट करेगा, रेडिएशंस निकलेंगी, तो ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्कवरी में सबसे बड़ा हाथ किसका था, न्यूट्रॉन। किसका था सबसे बड़ा हाथ, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बना तो यूरेनियम को क्या किया गया बच्चे, एक्टिवेट किया गया, है ना। जैसे ही उसको टेस्ट चार्ज मारा गया, उसमें न्यूट्रॉन मारा गया उसके ऊपर, किसके ऊपर, सॉरी टेस्ट चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन जो मारा गया उसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ, उसने रेडिएशंस निकाले। रेडिएशन से जो हीट प्रोड्यूस हुई वो बहुत ज़्यादा हीट थी, अनकंट्रोलेबल थी, तो उससे क्या बन गया, न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर कंट्रोलेबल होती तो आप उससे क्या बना सकते थे। ऐसी कई सब्सटेंस हैं जिनकी रेडियो एक्टिविटी कम होती है, उनको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, आप मैपिंग ऑफ स्टोन्स, कितने बड़े स्टोन्स हैं, कितने पुराने हैं, ट्रीज की क्या एज है, ये रेडियो एक्टिविटी से पता कर सकते हो। जेम्स की प्योरिटी पता कर सकते हो, है ना। किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज हो सकता है इससे। स्टोन की एज पता करके क्या कर लेंगे, मान लो पता चल जाए भी ये स्टोन 1000 साल पुराना है, तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा। प्रेजेंट में क्या फायदा उसका, जो भी आप रोड्स बनाते हो,
है ना, जो भी अब देखो मनाली कुल्लू क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो पत्थर है उनकी एज से पता चलता है सबको कि ये पत्थर इतने पुराने टाइम से यहाँ है, तो यहाँ रोड क्या रह सकती है, स्टेबल रह सकती है। अगर कोई पत्थर बहुत बाद में आके वहाँ गिरा है या उस पत्थर की एज ज़्यादा नहीं है ना, तो जैसे कोई पत्थर 1,00,000 साल पुराना है, कोई पत्थर 10,000 साल पुराना है, कोई पत्थर कोई 500 साल पुराना है, उनकी एज से उनकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, उनकी एज से वहाँ वोल्केनिक इरप्शंस, क्योंकि पत्थर कहाँ से बने, लावा से बने, वोल्केनिक इरप्शंस कब हुई है उनका पता चलेगा। तो आगे लाइफ क्या हो जाती है बच्चे, ईजी हो जाती है। रेडियो डॉक्टर्स कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमो बोलते हैं ना, सेक लगाते हैं, कीमोथेरेपी, कीमो में बच्चे रेडियो एक्टिव मटीरियल आपकी बॉडी में छोड़ा जाता है, वो जितने भी कैंसरस सेल्स होते हैं उनको मारेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी को क्या करेगा, नुकसान। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रेडियो एक्टिविटी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यूज करने अनकंट्रोलेबल। चलो अपन ने कंट्रोल भी कर लिया, मान लो हमने कंट्रोल भी किया है, क्या दिक्कत है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, नहीं माना, पड़ोसी तो मैं ही ना आपका, कहीं आप मेरे को नहीं। हाँ जी बच्चे बोलो, एक तो है कंट्रोल नहीं हो सकता, और बताओ, आपकी मम्मा आपको किचन क्यों नहीं यूज करने देते, मन करता है तो भी, आपका मन करता है कुछ बनाने का, आपके मम्मा कहते हैं ना तू रहने दे, क्यों, अभी पंजाबी चल रही थी, इंग्लिश निकल है, इतना कुछ आप इधर उधर डाल दोगे, है ना, इतना गंदा कर दोगे किचन को कि उनको साफ करने में दिक्कत होगी, तो वो कहते हैं भाई इससे अच्छा है तू ना ही कर। यही होता है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन यूज करने में क्या दिक्कत है, रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज करने में दिक्कत ये है कि इनका जो वेस्ट होगा, मान लो कि जैसे अपन यूरेनियम यूज कर लिया, यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बना ली, ऐसे तो है नहीं कि पूरे का पूरा यूरेनियम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब वो यूरेनियम हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा, तो हमें उस यूरेनियम को क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं बनती। जैसे पकौड़े के लिए वो तेल गरम करते हो ना, उसमें आप पकौड़े तलते रहते हो, है ना, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब वो तेल खुद कह देगा भाई बस, है ना, अब मुझे मत सेको और अब मुझे गिरा दो। तो ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल कहता है कि अब मैं ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अब मुझे क्या करो, गिरा दो। अब जैसे कचरे वाली गाड़ी आती है, आप उठा के कचरा उसमें डाल देते हो, मेडिकल वेस्ट ऐसे नहीं डालते, तो क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट ऐसे डाल सकते हो? बाई चांस हमने रेडियो एक्टिव वेस्ट ऐसे डाल दिया, है ना, रेडियो एक्टिव वेस्ट ऐसे डाला, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? वो रेडियो एक्टिव वेस्ट जहाँ जाएगा वहाँ अगर इंसान जानवर कोई भी है वो किससे एक्सपोज हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, चाहे कम है एक्सपोज तो होंगे। क्या हो सकता है, स्किन कैंसर, डायरेक्ट ब्लड कैंसर। दूसरा, पानी के आसपास है तो पानी में भी क्या आ जाएंगी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, चाहे कम क्वांटिटी में है, जहर तो जहर है, समझ आ गई। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने की। रेडियो एक्टिव वेस्ट इज अ वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जहाँ यूज होते हैं, इट इज अ वेस्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट इज अ वेस्ट फ्रॉम कहाँ से, जहाँ रिसर्च सेंटर्स होते हैं ना, जहाँ रिसर्च चल रही है वहाँ का वेस्ट है। अब इस वेस्ट का किया क्या जाए बताओ? और रेडिएशन तो वही इमिट करने छूटेगा, हाँ जी, जो कि ना तो पूरा एक भी वो निकलना, हाँ जी, तो लास्ट तक भी उन्हीं करूँगा, काम का नहीं रहता ना, कम हो जाती है रेडिएशन। अब जब वो ज़्यादा अनस्टेबल है तो ज़्यादा रेडिएशन है, वही बात की ना मैंने, 8th पीरियड तक आते आते क्या हो जाएगा, तो 8th पीरियड आते आते हो सकता है फादर उस टीचर को कहेंगे तू तो मत पढ़ा है ना, जब तक वो 100% ही नहीं दे पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, रेडियो एक्टिविटी ठीक है, हमारा बढ़िया प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास नया यूरेनियम पड़ा है ना, और ये यूरेनियम सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो हम नया यूरेनियम डालेंगे, इसको डिस्पोज कर देंगे। बताओ फिर डिस्पोज कैसे करेंगे, कहाँ डालें इसको, कहाँ फेंक दें इसको, धरती के अंदर डाल दें, वेरी गुड, शाबाश। और कोई पानी में नहीं, पानी में डाल तो देते हो तुम इतनी सारी चीज़ें, नहीं डालते। और कोई ऐसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एल्यूमिनियम कास्केट्स लेते हैं, कास्केट तो बड़ा है ना, तो बल्छट डब्बे नहीं है ना, बड़ा एक बॉक्स लेते हैं,
उसके अंदर ये रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा है, ये ऐसे कचरा नहीं है जैसे ढेर के ढेर तुम्हारे लग जाते हैं, थोड़ा, ये तो थोड़ा ही बहुत एनर्जी दे रहे हैं, उसको उसमें डालते हैं। लेड कवरिंग भी हो सकती है उसकी, लेड पास नहीं होने देता, उसको उसमें डालते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चे, हम देखते हैं अनयूज्ड माइंस। क्या? अनयूज्ड माइंस। माइंस समझते हो? खान, कोयले की खान हो गई, पत्थर की खान हो गई, अनयूज्ड, जिसमें से सारा मटेरियल निकल चुका है, लेकिन अभी भी उसके अंदर वो होल्स, केव्स, वो वैसे ही पड़ी है। उस माइंस के अंदर उसको रख के और दफना दें। एक चीज़ अच्छी होती है कि माइन के आसपास वाटर नहीं होता है। माइन उसी जगह कहते हैं ना डिग की जाती है जहाँ वाटर लेवल काफ़ी नीचे है। तो अनयूज्ड माइंस के अंदर आप थिक एल्यूमिनियम कंटेनर्स, वुडन कंटेनर्स, लेड कंटेनर्स के अंदर इसे डाल के और वहाँ अनयूज्ड माइंस के अंदर आप इसे क्या करते हो, बरी, अवे फ्रॉम लिविंग एरियाज, अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज बच्चे, है ना, क्योंकि अगर कोई एक्सपोज होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। रेडियो एक्टिव मटेरियल से डील कैसे करना है? लेड एप्रन्स होने चाहिए, है ना, गॉगल्स होने चाहिए, है ना, लेड कवरिंग होनी चाहिए, ग्लव्स पहनने हैं आपको, डायरेक्ट हैंडल नहीं करना है आपको। जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसर्च सेंटर होगा उसकी जो बाहर की दीवारें होगी वो क्या होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, है ना। रशिया और यूक्रेन, रशिया ने इतना सब कुछ किया, यूक्रेन के कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, ट्राई किया उन्हें डैमेज करने की, मेन कोर रिएक्टर को डैमेज नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर वो डैमेज हो गया तो क्या होगा। एक प्रॉब्लम हुई थी क्रेनोबाइल, है ना, वहाँ पे रेडिएशंस लीक आउट हुई थी, आज भी वहाँ रेडिएशंस निकलती हैं, आज भी वहाँ रेडिएशंस निकलती है यूक्रेन में। वहाँ लेवल है रेडिएशन का, रेडिएशन लेवल बढ़ जाए तो फिर उनको न्यूक्लियर रिएक्टर को एक बार के लिए बंद करना पड़ता है रेडिएशन लेवल को नॉर्मलाइज करने। इज इट क्लियर? व्हाट वाज द चैप्टर? द चैप्टर वाज रेडियो एक्टिविटी। ये चैप्टर आता है 6 से 7 नंबर का, सिर्फ इतना। तो 2-4 क्वेश्चन और है वो अपन कर लेंगे सिर्फ। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? सो आई एम पुटिंग द होमवर्क इन द वीडियो। पता चलेगा ना किस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है। होमवर्क है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर 2016 से लेके 2021 या 22 तक का जो पेपर है 10 ईयर, तुम्हारी बुक से, दलाल वाली जो बुक है, ब्लू बुक, तुम्हारी केमिस्ट्री बुक, उससे करना है आप, कॉपी पे लिख के लेके आना है। 2016 to 2022 you will do this work and come tomorrow. Is it clear? And plus ये रेडियो एक्टिविटी वाले जो फाइल। ओके, थैंक यू सो मच।